नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन के लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम। केंद्र सरकार को बैकफुट पर ला सकेगा ये गेम प्लान, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर तंज, का कृषि कानून इतना अच्छा है तो किसानों को बैठाकर समझाइए, कैमरे पर क्यों बोल रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा नेता सहित 100 लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने पर मामला हो गया है दर्ज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन के लिए अगले 48 घंटे अहम, केंद्र को बैकफुट पर ला सकेगा ये गेम प्लान। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर दोनों पक्षों में सरगर्मी बढ़ गई है। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने अपनी बैठकें कर किसानों के मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालने के लिए मंथन शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बीच रविवार दोपहर को हुई बैठक में एक नए प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। किसान आंदोलन को लेकर अगले 48 घंटे अहम है। इस अवधि में कोई सार्थक नतीजा सामने आ सकता है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान ने एक खास बातचीत में कहा, किसानों ने सरकार की उस गलतफहमी को दूर कर दिया है जिसमें यह समझा जा रहा था कि ये तो केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन है। अब किसानों के साथ भूतपूर्व सैनिक, पूर्व खिलाड़ी, नौकरशाह, विभिन्न कर्मचारी संगठन और विपक्षी दल आ रहे हैं। तकरीबन सभी राज्यों से किसानों के छोटे बड़े जत्थे दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। सत्यवान ने आरोप लगाया कि सरकार ने आंदोलन को हर तरह से बदनाम करने की कोशिश की, आज भी कर रही है, लेकिन आंदोलन कई गुना तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। हमारा गेम प्लान केंद्र सरकार को बैकफुट पर ला सकता है, ऐसी उम्मीद नजर आने लगी है। किसान नेता बताते हैं कि केंद्र सरकार ने इस आंदोलन को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अब भी साजिश रची जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आंदोलन कमजोर पड़ने की बजाय रफ्तार पकड़ रहा है। देश के वे युवा जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं। युवाओं के आने से किसान आंदोलन को खासी मजबूती मिली है। अब सरकार के दिमाग की घंटी बजने लगी है। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन 48 घंटे अहम है। भाजपा के सहयोगी दलों के नेता यह बात मान रहे हैं कि अब सरकार और किसानों के बीच सार्थक बात हो सकती है। सरकार ने कुछ दबाव मानना शुरू किया है, हालांकि कानूनों को वापस लेने जैसा सरकार कुछ करेगी इसमें अभी संशय है। किसान नेता ने कहा, हम जानते हैं कि सरकार पर कॉरपोरेट सेक्टर का भारी दबाव है, उसी के चलते केंद्र सरकार 60 करोड़ किसानों के हितों को पूरा करने के लिए आगे नहीं आ रही। रविवार को हरियाणा के हजारों किसानों के साथ दिल्ली सीमा पर पहुंचे सत्यवान ने आगे कहा, केंद्र सरकार हमें परख रही है, वह देखना चाहती है कि किसानों में कितनी एकता है। सरकार को यकीन ही नहीं था कि देश भर के किसान दिल्ली पहुंचने लगेंगे। अभी सरकार किसानों को एमएसपी के मायाजाल में उलझाना चाहती है। वह एमएसपी बनाम 3 कानून की नीति पर चल रही है। दूसरी तरफ किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि 3 कानून वापस लेने होंगे। पिछले 2-3 दिन से जब समाज के हर वर्ग ने किसान के पक्ष में आवाज उठाई है, तब से सरकार के बैकफुट पर आने की संभावना बढ़ती जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम उद्धव का बीजेपी पर तंज, कृषि कानून इतना अच्छा तो किसानों को बैठकर समझाएं, कैमरे पर क्यों बोल रहे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिन रात इस ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं और बीजेपी उन्हें एंटी नेशनल, पाकिस्तानी और खालिस्तानी बता रही है। वहीं राज्य में विपक्ष के टी पार्टी के बहिष्कार करने पर भी मुख्यमंत्री ठाकरे ने बीजेपी पर तंज कसा। इसके अलावा उन्होंने अपनी सरकार के कई और फैसलों पर आज बातचीत की। किसान आंदोलन के मसले पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसान ऐसे सर्द मौसम में दिन रात सड़क पर बिता रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को मिलकर यह तय करना चाहिए कि वे कौन से किसान हैं जो वामपंथी हैं, पाकिस्तानी हैं या चीन से आए हैं। आपको एक बात समझने की जरूरत है कि आप हमारे किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं और आप उन्हें राष्ट्र विरोधी कहते हैं। यह हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे किसानों से बात करने की बजाय बीजेपी उन्हें पाकिस्तानी, राष्ट्र विरोधी कह रही है। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से चीनी और प्याज ला रहे हैं, तो अब वही पाकिस्तान से किसान भी ला रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जो कोई भी मजदूरों और किसानों के लिए बोलता है, क्या वे राष्ट्र विरोधी है। अगर बीजेपी नेता किसानों के बिल को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं तो वे किसानों के साथ बैठकर उन्हें क्यों नहीं समझा रहे हैं। वे सिर्फ कैमरे पर क्यों बोल रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
भाजपा नेता सहित 100 लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने का मामला दर्ज। जी हां दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी थाने में भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री सहित 100 लोगों के खिलाफ धारा 144 तथा कोविड-19 के कारण लागू महामारी अधिनियम का कथित उल्लंघन करने के आरोप में रविवार को मामला दर्ज किया गया। पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री पंडित आशीष वत्स शनिवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दर्जनों गाड़ियों में सवार होकर लुहारली टोल प्लाजा पर आए। गाड़ियों में निर्धारित संख्या से अधिक लोग बैठे थे और उन्होंने मास्क भी नहीं पहना था। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने बिना अनुमति सड़क पर रैली निकाली। सिंह ने बताया कि इस मामले में थाना दादरी में तैनात उप निरीक्षक रुद्र प्रताप सिंह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 तथा महामारी अधिनियम 3 के तहत वत्स व उनके 100 से ज्यादा समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। गौरतलब है कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शनिवार को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हूटर बजाते हुए नियमों का उल्लंघन कर निकाली गई कथित रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिस पर पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिंह ने बताया कि वीडियो के आधार पर भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं की पहचान की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कानून व्यवस्था पर सियासत गर्म, एलजेपी को चाहिए राष्ट्रपति शासन तो कांग्रेस को फुल टाइम गृह मंत्री। जी हां दोस्तों, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्म हो गई है। राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने के बाद से बड़े अपराध पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 हाई लेवल बैठकें कर चुके हैं। इस बीच कानून व्यवस्था को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है तो कांग्रेस राज्य में फुल टाइम गृह मंत्री चाहती है। विपक्ष के हमले के बीच एनडीए ने नेता भी सरकार के बचाव में उतर आए हैं। एलजेपी बिहार में भले ही एनडीए से बाहर हो, वह केंद्र में अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ है। एलजेपी केंद्र में एनडीए का हिस्सा रहते हुए बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ हमले का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही है। ताजा मामला बिहार में हाल के दिनों में बड़े अपराध को लेकर एलजेपी द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग का है। बिहार में कानून व्यवस्था के बदतर हालात व बढ़ते अपराध के आरोप में एलजेपी के बिहार मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू द्वारा भेजे गए इस पत्र में गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया गया है कि वे बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पहल करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर आरजेडी ने उठाई सवाल, कहा केंद्र कब लेगा संज्ञान। जी हां दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान उनके काफिले पर हुए पथराव को लेकर केंद्र की ओर से राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किए जाने के बाद राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने पूछा कि केंद्र सरकार बिहार में कानून एवं व्यवस्था की दयनीय स्थिति पर आखिर कब संज्ञान लेगी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता गगन ने बिहार में अपराध और अराजकता को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा यह पहला मौका होगा जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 महीने से भी कम समय में डीजीपी, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, एडीजी, आईजी और प्रत्येक जिले के एसपी के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए 3 बार बैठक की है। उन्होंने कहा एक के बाद एक बैठक के बावजूद बिहार में एक दिन में औसतन 4 से 5 हत्याओं, कई दुष्कर्म, लूट और झपटमारी की घटनाओं के साथ अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। अपराधियों का मनोबल ऊंचा है और पुलिस कुछ भी करने में असमर्थ है। राजद प्रवक्ता ने कहा विपक्षी दलों द्वारा बार बार इशारा किए जाने के बावजूद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार मामलों का संज्ञान नहीं ले रही है। यहां तक कि वह बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बातों का भी संज्ञान नहीं ले रही है। केंद्र को बिहार के राज्यपाल से रिपोर्ट मंगवानी चाहिए और डीजीपी व मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। गगन ने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कंधों पर बहुत अधिक बोझ उठा रहे हैं और वह राज्य में कानून व्यवस्था पर उचित ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। राजग में वरिष्ठ साथी के तौर पर भाजपा को चाहिए कि वह मुख्यमंत्री को गृह विभाग किसी और को आवंटित करने का निर्देश दें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में नीतीश कुमार की शराबबंदी पर केंद्र की चौंकाने वाली रिपोर्ट, यहां महिलाएं भी खूब पी रही शराब। जी हां दोस्तों, बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे लेकर गंभीरता जताते रहे हैं, लेकिन राज्य में करीब 15% लोग आज भी शराब पी रहे हैं। यहां तक कि नाबालिग भी शराब पी रहे हैं। यह विपक्ष का आरोप नहीं, केंद्र सरकार का खुलासा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के पहले फेज की साल 2019-20 की रिपोर्ट तो यही कहती है। राज्य के 48% पुरुष तो 5% महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं। देश के 22 प्रदेशों में 35,834 घरों के सर्वे के आधार पर बनाई गई इस रिपोर्ट में तैयार में बिहार के विकास को दर्शाती बेहतर आंकड़े भी शामिल हैं। एनएफएसएस की रिपोर्ट बताती है कि बिहार के शहरों में 14% तो गांवों में 15.8% लोग शराब पी रहे हैं। पूरे राज्य के औसत की बात करें तो यहां करीब 15% लोग आज भी शराब पी रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर फिर बोला हमला। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और उनकी पार्टी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। शनिवार को उन्होंने इसे लेकर फिर सरकार को घेरा।
तेजस्वी यादव ने विभिन्न आपराधिक घटनाओं से जुड़ी खबरों के कोलाज को टैग करते हुए ट्वीट कर आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। तेजस्वी ने विभिन्न जिलों में हुई आपराधिक घटनाओं से जुड़े पार्टी नेताओं के कई ट्वीट को रीट्वीट भी किया है। नागरिकों का चैन से सांस लेना मुश्किल। वहीं राजद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में आरोप लगाया गया है कि बिहार में इतनी लचर कानून व्यवस्था है कि अपराधी आम नागरिकों के सिर पर चढ़कर नाच रहे हैं। सरकार सोई हुई है और नागरिकों का चैन से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।